हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। अब फिजिक्स का हम 5th चैप्टर पढ़ रहे थे जो है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इस चैप्टर का ये 5वां पार्ट है या हम ये कह सकते हैं 5वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं। तो मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि ये पार्ट 5 है। इससे पहले के 4 लेक्चर यदि आपने नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको भी ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से समझ में आए। ठीक है ना। चलिए जी, तो यहाँ पे अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे जी। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक पर स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। ये एक इंपॉर्टेंट, मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, ये एक VVI इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसको आपको तैयार करना है। और ये कितने नंबर में, तो ये 5 मार्क्स में ये पूछे जाते हैं, 5 नंबर में पूछे जाने वाले टॉपिक हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें हमने एक छड़ चुंबक पर स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। तो एक हम फिगर बनाते हैं, पहले हम आपको फिगर से समझा देते हैं। सपोज दैट ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, समझिएगा, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है। अब इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में हमने क्या किया, एक चुंबक को ले लिया। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में हमने एक चुंबक को ले लिया है। इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक चुंबक को ले लिया है, ये एक चुंबक है। और चुंबक का ये नॉर्थ ध्रुव है और ये साउथ ध्रुव है। ठीक है ना। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें एक हमने चुंबक को ले लिया है जो है N और S। अब इसका प्रभावकारी जो लंबाई है, इसकी प्रभावकारी लंबाई है वो 2N है। और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और N ध्रुव के बीच बना कोण जो है वो थीटा है। हम इतनी बात बेसिक जानते हैं, ये एक चुंबकीय क्षेत्र पहले से है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र पहले से है। और जब हमने इसमें चुंबक को लाए हैं तो जाहिर सी बात है इस चुंबक के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस N ध्रुव पर भी एक बल लगेगा और S ध्रुव पर भी बल लगेगा। तो N ध्रुव पर जो बल लगता है उस बल को F कहते हैं और F = mb होता है, ये हम जानते हैं। और इसी प्रकार इस पर भी वही बल लगेगा, F = mb। एक समान ही बल लगेगा N और S पर। क्यों? क्योंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसीलिए। ठीक है। अब यहाँ पर इतनी बात मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई होंगी। अब इसको थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखिए, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ इस तरीके से। ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ा देते हैं और यहाँ पे एक बिंदु हम मान लेते हैं, ये है P। ठीक है। इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो अब हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहली बात, इस फिगर को ही आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये फिगर से आपने क्या समझा। तो आपने सबसे पहले क्या समझा है कि क्या है, एक समान, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है जिसमें NS एक चुंबक है जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है तथा चुंबकीय क्षेत्र और N ध्रुव के बीच बना कोण थीटा है। ठीक है। इतनी बात आप बोल देंगे कि नहीं? बिल्कुल बोल देंगे। तो यही बात लिखा गया, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है जहां NS एक चुंबक है, जहां NS एक क्या है, चुंबक है जिसकी प्रभावकारी लंबाई क्या है, 2L है। ठीक है ना। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र और N ध्रुव के बीच बना कोण थीटा है। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र और N ध्रुव के बीच बना कोण ये जो है वो क्या है, थीटा है। ठीक है। उसके बाद लिखा गया है चुंबक को थीटा डिग्री घुमाने पर किया गया कार्य का व्यंजक। अब इस चुंबक को, ये जो चुंबक है, इसको अगर हम थीटा डिग्री घुमाते हैं, थीटा डिग्री पर इसको हम घुमाएंगे तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, उसकी हमें गणना करना है। तो सबसे पहली बात, अब हम इतना, सबसे पहले तो इतना आप लिख लेंगे। ये आप लाइन लिख लेंगे, मैं आशा करता हूँ ये फिगर भी आप बना लेंगे।
उसके बाद अब हम यहाँ पे गणना कर रहे हैं, तो आप ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे कि हमें चुंबक को थीटा डिग्री घुमाने पर किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे कि चुंबक को अगर हम छोटा एक अल्पांश थीटा मतलब अल्पांश कोण अगर हम घुमाते हैं तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो हम यही लिखेंगे कि चुंबक को अल्प कोण मतलब डी थीटा, अल्प कोण घुमाने में किया गया कार्य। चुंबक को हम थीटा डिग्री नहीं घुमा रहे हैं, हम डी थीटा मतलब एक अल्प कोण अगर हम घुमाते हैं, एक छोटे कोण से हम घुमाते हैं तो वहां पर कार्य कितना होगा। तो कार्य के लिए हम W लिखते हैं और डी क्या है, छोटा हम कोण के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आगे भी D लगा देंगे जिससे पता चलेगा ये छोटा कार्य है, ठीक है ना। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल यहाँ पे जो होगा वो बल आघूर्ण हो जाएगा जो है टाउ। अब विस्थापन कितना हो रहा है, डी थीटा से हम घुमा रहे हैं तो ये डी थीटा हो जाएगा विस्थापन, ठीक है ना। इतना हम जान गए। उसके बाद डी ओमेगा। उसके बाद हम टाउ का एक फॉर्मूला जानते हैं। टाउ इक्वल टू क्या होता है, टाउ इक्वल टू हम जानते हैं एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा है, तो ये डी थीटा हमने लिख दिया। टाउ बल आघूर्ण का फॉर्मूला हमने प्रूफ भी कराया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक पर बल आघूर्ण का व्यंजक टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा होता है, तो ये हमने लिख दिया। तो ये हमारा एक फॉर्मूला यहाँ पे मिला। यही फॉर्मूला सबसे पहले क्या है, ये जो फॉर्मूला हमें मिला ये क्या है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि चुंबक को हम एक अल्प कोण घुमाते हैं मतलब डी थीटा घुमाएंगे, एक छोटा कोण से हम घुमाते हैं, तो वहां पर जो किया गया कार्य होगा डी डब्ल्यू इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ठीक है ना। एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी आप समझ के आप समझिएगा। अब यहाँ पे पहला तो ये हमने ज्ञात कर लिया। अब ये सबसे पहले हमने एक छोटा कोण घुमाकर देख लिए कि ये कार्य हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, कब इस चुंबक को हम थीटा डिग्री ही घुमाकर देख लेंगे, ठीक है ना। चुंबक को थीटा डिग्री ही घुमाकर देख लेते हैं कितना कार्य होगा। तो हम लिख देंगे चुंबक को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है ना। चुंबक को अगर हम थीटा कोण घुमाते हैं तो वहां पर किया गया कार्य क्या होगा, तो कार्य बराबर W, कार्य बराबर क्या होता है, समाकलन क्या होता है, यहाँ पर जो हम छोटा कार्य निकाले हैं इसका अगर हम समाकलन कर देंगे तो वहां पे हमारा कुल कार्य निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि समाकलन का मतलब ही होता है छोटे छोटे सभी का योग। अगर हम इस तरीके का मतलब ये छोटा कार्य है तो इस तरीके से छोटे छोटे सभी कार्यों को हम जोड़ देंगे तो हमारा कुल कार्य निकल जाएगा। तो यही है जी, समाकलन का मतलब होता है छोटे छोटे सभी कार्यों का योग, ठीक है ना। और यहाँ पे लिमिट हम लगा देंगे तो लिमिट क्या हो जाएगा π/2 और यहाँ पे थीटा हम लगा देंगे π/2/θ। अब आप कहेंगे सर π/2/θ क्यों लगाएं, तो देखिए हम सबसे पहली बात तो ये जो चुंबक है, चुंबक को हम कब, चुंबक को हम 90 डिग्री पर, चुंबक को 90 को ही हम π/2 लिखते हैं। तो चुंबक को 90 डिग्री से थीटा कोण हम घुमा रहे हैं, चुंबक को 90 डिग्री पर हम क्या कर रहे हैं, थीटा कोण घुमा रहे हैं, तो वहां पर कार्य हम ज्ञात करेंगे। तो न्यूनतम जो कोण है वो हमारा 90 डिग्री है और उसको थीटा कोण हम घुमा रहे हैं, इसीलिए तो ये हमने लिख दिया है π/2 और ऊपर हमने थीटा लिख दिया है। अब चलिए आगे हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल W इक्वल टू, अब इसका हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम समाकलन, ये π/2 है और यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे dW इक्वल टू MB साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये हमारा हो गया। तो इसको हमने लिख दिया। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, MB इसमें से निकल जाएगा,
एम बी निकल गया तो उसके बाद ये पाई बाई 2 हो गया, ये थीटा हो गया, ये साइन थीटा इंटू डी थीटा हो गया। ये इतना हो गया जी। आप ध्यान से समझेंगे क्यों ये एम बी निकला, समझे हैं, क्योंकि ये नियतांक है, कांस्टेंट वैल्यू इसलिए निकल गया। ठीक है, अब ये W इक्वल टू यहाँ पे ये एम बी हम लिख देंगे, और यहाँ पे देखिए जब भी हम साइन थीटा का डी थीटा के सापेक्ष समाकलन करते हैं ना, तो यहाँ पे मान याद रखेंगे माइनस कॉस थीटा आता है, कॉस थीटा। जब भी हम डी थीटा का समाकलन मतलब साइन थीटा का समाकलन करेंगे तो माइनस कॉस थीटा आता है, ये फॉर्मूला है जी। ठीक है ना, और यहाँ पे लिमिट क्या है, तो पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 रख दिए, और डी थीटा है तो थीटा हमने रख दिया। समझ रहे हैं, तो ये फॉर्मूला होता है कि यदि मतलब यहाँ पे समाकलन पाई बाई 90 जो थीटा है ना, तो यदि हम मतलब साइन थीटा का डी थीटा के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये हमने लिख दिया। और उसके बाद ये जो लिमिट है, ये लिमिट हमने पुटअप कर दिया है। ठीक है, जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उनको ये याद कर लेना है कि इसके बाद ये आएगा। अब मैथ के स्टूडेंट तो समझ ही रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे W इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, एम बी आ गया, एम बी हो गया ना। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो गया, माइनस, देखिए एक काम कर लेते हैं, ये जो माइनस है ना इसको हम आगे ला देते हैं। ठीक है ना, तो ये माइनस को हम आगे ला दिए। ठीक है ना, और ये कॉस थीटा है तो यहाँ पे हम कॉस थीटा लिख दिए, उच्चतम मान को फिर न्यूनतम मान को। अब माइनस हम लगाते हैं, फिर यहाँ पे कॉस पाई बाई 2 रख देंगे, इतना हो गया। मतलब बात समझे, सबसे पहले अब हमने मान लिमिट जो है ना इसको पुटअप किया है, तो पहले उच्चतम को फिर न्यूनतम को रखते हैं। तो पहले थीटा के जगह पर उच्चतम को रख दिए, फिर थीटा के जगह पर न्यूनतम को पाई बाई 2 को रख दिया, बीच में अंतर ही हम करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है, तो ऐसे हमने लिख दिया है। ठीक है ना, चलिए। और उसके बाद W इक्वल टू ये माइनस एम बी है तो एम बी लिख दिए, और यहाँ पे ये कॉस थीटा है तो थीटा हमने लिख दिया। और कॉस पाई बाई 2 का मान होता है, मतलब कॉस 90 का मान होता है 0, तो 0 इसको हम छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे आप ही बताइए, अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे अब क्या बचा जी, यहाँ पे यही ना बचा, यहाँ पे अब क्या बचा, W इक्वल टू W इक्वल टू क्या बचा, माइनस एम बी, और ये क्या हो जाएगा, एम बी और कॉस थीटा हो जाएगा। ये हमारा मेन फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस एम बी कॉस थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया जी, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर प्रूव्ड। ठीक है ना, तो यहाँ पे W इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा बाई 0 है। अब ये 0 को हम टोटल छोड़ देंगे तो माइनस एम बी कॉस थीटा बचा, तो ये हमने लिख दिया। यही है हमारा सबसे पहले किया गया कार्य। ठीक है ना, बट यहाँ पे हमें अगर आप ध्यान से समझेंगे तो हमें यहाँ पे क्षण चुंबक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। और यहाँ पे हमने अभी तक क्या किया है कि इस चुंबक को थीटा डिग्री घुमाएंगे तो किया गया कार्य की गणना किया है हमने। अब यहाँ पे ये जो कार्य की हमने गणना किया है, तो वास्तव में अगर आप समझें तो यहाँ पे हुआ ये है कि यहाँ पे हम कार्य की तो ये गणना कर ही लिए, परंतु यहाँ पे कार्य की गणना कर लिए। और जो हम इतनी बात जानते हैं कि कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। इसका मतलब कार्य जो है वही ऊर्जा है। इसीलिए कार्य की जगह पर अब हम W जो है ना इसको पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे, PE। W की जगह पर PE लिख देंगे। और ये क्या है, माइनस MB है तो MB हमने लिख दिया, और कॉस थीटा है तो कॉस थीटा हमने लिख दिया। समझ रहे हैं, तो ये इस तरीके से ये अब हो जाएगा, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है ना, ये अब हमारा यहाँ पे प्रूव्ड हो गया है, प्रूव्ड। ठीक है, तो यही है कार्य जो है वही स्थितिज ऊर्जा माइनस एम बी कॉस थीटा है, तो ये हमने लिख दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये था हमारा कि एक समान यदि चुंबकीय क्षेत्र है तो उस पर क्षण चुंबक पर स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हमें ज्ञात करना था, जो कि हमने स्थितिज ऊर्जा का यहाँ पे व्यंजक ज्ञात कर लिया है।
मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन था जो 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इतना आप तैयार ज़रूर करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेहतर जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं और भी टॉपिक को। अब हम जानेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार पूछ लिया जाता है, जो है भूचुंबकीय तत्व। जो हमसे क्या पूछ लिया जाता है, भूचुंबकीय तत्व क्या है, ठीक है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट के श्रेणी में आप पहले रख लीजिए, भूचुंबकीय तत्व। तो देखिए सबसे पहले भूचुंबकीय तत्व कितने होते हैं, तो भूचुंबकीय तत्व 4 तत्व होते हैं। भूचुंबकीय तत्व कितने होते हैं, 4 होते हैं, जिसमें से पहला हमारा आता है द्विघात का कोण, मतलब द्विघात कोण। अब द्विघात कोण क्या होता है, इसको अगर आपको समझना है तो सबसे पहले एक मैं फिगर बना रहा हूँ, उसको ध्यान से आप समझेंगे, क्योंकि जब तक आप ये फिगर नहीं समझेंगे ये परिभाषाएं याद नहीं होंगी। अब मैं चाहता हूँ कि आपको याद हो, इसलिए यहाँ पे समझिएगा। चलिए इतना ही छोटा हम बना देते हैं। ये हमारी सपोर्टेड ये पृथ्वी है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी पर हम इतनी बात जानते हैं कि पृथ्वी पर ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी पर ये हमारा पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, ये हमारी पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ये हमने एक रेखा खींच दिया, ये हमारी क्या है, भौगोलिक अक्ष है। तो ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव के लिए हम पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के लिए NG से हम प्रदर्शित करेंगे, और पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के लिए हम SG का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए। तो ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है पृथ्वी का। और इतनी बात आप जानते हैं कि इस वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, ये भौगोलिक अक्ष है, या इसी को हम भौगोलिक यामयोत्तर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको नहीं पता तो मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बहुत ही छोटा हमने लिखा है, भौगोलिक यामयोत्तर है। तो सबसे पहली बात आपको समझ में आ गया, ये हमारा भौगोलिक यामयोत्तर है। अब हम इतनी बात जानते हैं कि सपोज दैट ऐसा हम मान के लेके चलते हैं, बहुत से वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है, कहना है कि पृथ्वी में क्या है, मतलब पृथ्वी में चुंबक का गुण पाया जाता है। और ये रियलिटी बात है जी, पृथ्वी में चुंबक का गुण पाया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनका मानना यह है ना कि पृथ्वी के केंद्र में चुंबक है, ठीक है ना। तो सपोज दैट ये एक चुंबक हम यहाँ पे बना लेते हैं कि पृथ्वी के केंद्र ये है। अब पृथ्वी के केंद्र में इस तरीके से मैं बना लेता हूँ कि पृथ्वी के केंद्र में ये चुंबक है, ठीक है ना। और इसको मान लेते हैं सपोज दैट ये N ध्रुव है और ये S ध्रुव है, ठीक है ना। और यहाँ पे हम एक और चीज ले लेते हैं, ये चुंबक का ये अक्ष है, ये चुंबक का अक्ष हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये तो हमारे भौगोलिक यामयोत्तर हो गया ये वाला रेखा, और ये जो हमारी रेखा है ये चुंबकीय अक्ष हो गया, या हम इसी को चुंबकीय यामयोत्तर भी कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, चुंबकीय यामयोत्तर। तो इसको हम लिख देते हैं चुंबकीय यामयोत्तर। ये हमारा चुंबकीय यामयोत्तर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक हम देख रहे हैं भौगोलिक यामयोत्तर, एक है चुंबकीय यामयोत्तर। तो जब भौगोलिक यामयोत्तर और चुंबकीय यामयोत्तर के बीच एक कोण बनता है, भौगोलिक यामयोत्तर और चुंबकीय यामयोत्तर के बीच एक कोण बनता है, और उसी कोण को ही हम द्विघात का कोण कहते हैं। समझ रहे हैं ना। तो भौगोलिक यामयोत्तर और चुंबकीय यामयोत्तर के बीच एक क्या बनता है, बीच एक कोण बनता है, और उस कोण को ही हम क्या कहते हैं, द्विघात का कोण कहते हैं। तो आसानी से आप समझ गए ना, भौगोलिक यामयोत्तर चुंबकीय यामयोत्तर के बीच बने कोण को द्विघात का कोण कहते हैं। और यही बात हमने लिखा है, भौगोलिक यामयोत्तर चुंबकीय यामयोत्तर के बीच बने कोण को द्विघात का कोण कहते हैं। अब इस कोण को हम D से या अल्फा इस तरीके से अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो या तो आप D से प्रदर्शित कर दें या अल्फा से। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे।
तो एक और बात मैं बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं डीप में डिस्कस कर लेता हूँ। हालांकि पृथ्वी में ऐसा बहुत सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी में चुंबकीय गुण कैसे आया, तो पृथ्वी के केंद्र में चुंबक है और बहुत ही शक्तिशाली चुंबक है, इसीलिए पृथ्वी में चुंबकीय गुण पाया जाता है। परंतु ये रूल बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसको असत्य मान लिया है, और ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है कि मान लेते हैं, जो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पृथ्वी के केंद्र में चुंबक है, तो ये बताइए, उनसे जब क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताइए पृथ्वी के केंद्र में बहुत ही अधिक मात्रा में तापमान है, वहाँ पे सब कुछ तो लिक्विड अवस्था में ही है ना पृथ्वी के केंद्र में, ठीक है, जो भी ज्वालाएं हैं ये सभी लिक्विड अवस्था में है, बहुत ही ज़्यादा ताप है पृथ्वी के केंद्र पर। और जब बहुत अधिक ताप है तो वहाँ पे अगर चुंबक होगा तो हम जानते हैं चुंबक को अगर हम गर्म करेंगे तो वो विचुंबकित हो जाता है, मतलब उसकी चुंबकीय शक्ति खत्म हो जाती है। तो अगर यहाँ पे चुंबक होता भी तभी वो इतना गर्म हो जाएगा जिसके कारण उसकी चुंबकीय शक्ति समाप्त हो जाएगी, और जब चुंबकीय शक्ति समाप्त हो जाएगी तो पृथ्वी में चुंबकीय गुण कैसे होगा, नहीं होगा। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने फ्लॉप कर दिया कि ये बताइए जब चुंबक केंद्र में है और वहाँ पे बहुत अधिक गर्मी है तो इसकी चुंबकीय शक्ति तो समाप्त हो गई ना, और जब समाप्त हो गई तो कहाँ से चुंबक और कहाँ से चुंबकीय गुण पृथ्वी में आएगा। तो इसलिए ये नियम फ्लॉप हो गया। मतलब ये नहीं, परिभाषाएं नहीं, मतलब उनका जो कथन था जो हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं बेसिक नॉलेज के लिए, तो ये आपको याद रहने चाहिए, ठीक है ना। अगला आता है नमन कोण या नति कोण। अब हम समझेंगे कि नमन कोण या नति कोण किसे कहते हैं जी। अब नमन कोण और नति कोण अगर आपको समझना है तो आपको वो भी आसानी से समझ में आ जाएगा, ध्यान से आप समझेंगे। यहाँ पे हम 3 अक्ष बना लेते हैं। सबसे पहले एक ये अक्ष है, एक ये अक्ष हम बना लेते हैं, और एक ये अक्ष हमने बना लिया। ये हमने 3 अक्ष बना लिए, ठीक है ना। इसको पृथ्वी का 36 घटक हमने कर दिया। इसको हमने पृथ्वी का ये 36 घटक है जिसकी 36 तीव्रता, मतलब ये पृथ्वी का 36 घटक है, ये पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर घटक है, ठीक है ना। और ये हमारा क्या है, परिणामी घटक है, ठीक है ना। ये हमारा पृथ्वी का 36 घटक, ये ऊर्ध्वाधर घटक, ये परिणामी घटक, ठीक है ना। और यहाँ पे ये बात बताया जाता है, ध्यान से आप समझेंगे कि ये हमारा पृथ्वी के 36 सॉरी, तो मैं यहाँ पे ये बता रहा था, ठीक है ना। 1 मिनट में थोड़ा सा थोड़ी सी सर्दी हो गई है, इसलिए थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी से, ठीक है ना। मैं एक बार और बता दूँ, ये हमारी पृथ्वी का 3 अक्ष हमने मान लिया। ये हमारी 36 घटक है, ये ऊर्ध्वाधर घटक है, ये परिणामी घटक है। तो ये इसको हम पृथ्वी की 36 तीव्रता हम कहेंगे, इसको पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर तीव्रता कहेंगे, और इसको पृथ्वी का हम क्या कहेंगे, परिणामी तीव्रता कहेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से आप समझेंगे हम क्या कह रहे हैं। ये पृथ्वी का 36 घटक है और ये ऊर्ध्वाधर, ठीक है ना। ये 36 है, ये ऊर्ध्वाधर है, और ये परिणामी है, परिणामी तीव्रता। शॉर्ट में ऐसे हमने लिख दिया है। तो हम ये कह रहे हैं कि पृथ्वी के 36 घटक, पृथ्वी के 36 घटक मतलब पृथ्वी के 36 तीव्रता और ऊर्ध्वाधर तीव्रता के परिणामी तीव्रता 36 तीव्रता के साथ जो कोण बनाता है उस कोण को ही हम नमन कोण या नति कोण कहते हैं। मतलब इसी कोण को नमन या नति कोण कहते हैं। मतलब हम क्या कह रहे हैं, एक बार और सुन लीजिए। पृथ्वी के 36 तीव्रता तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता का परिणामी तीव्रता 36 तीव्रता के साथ जो कोण बनाता है, 36 तीव्रता के साथ जो कोण बनाता है उसे हम नमन कोण या नति कोण कहते हैं। यही लिखा गया है, पृथ्वी के 36 तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता, पृथ्वी के 36 तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता का परिणामी तीव्रता 36 तीव्रता के साथ जो कोण बनाता है, इस 36 तीव्रता के साथ जो कोण बनाता है उस कोण को नति कोण या नमन कोण कहते हैं।
मैं आशा करता हूँ कि आसानी से समझ में आपको ये आ गए होंगे, ठीक है ना। अगला हमारा आता है क्षैतिज घटक। अब क्षैतिज घटक क्या होता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे पृथ्वी के क्षैतिज तीव्रता, मतलब सिंपल सी बात कहें तो पृथ्वी की जो क्षैतिज दिशा है, ये क्षैतिज दिशा है और ये पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर दिशा है। तो पृथ्वी के क्षैतिज दिशा को ही हम पृथ्वी का क्षैतिज घटक कहते हैं। तो यही अर्थ लिखा गया है, पृथ्वी के क्षैतिज दिशा को ही पृथ्वी के क्षैतिज घटक कहते हैं और इसको H से प्रदर्शित करते हैं। और ऊर्ध्वाधर घटक किसे कहेंगे, तो पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर दिशा को ही ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं। तो पृथ्वी की ऊर्ध्वाधर दिशा को ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं और इसको हम V से प्रदर्शित करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए दोस्त हम इतना ही रहने देते हैं और मैं आशा करता हूँ कि ये जो टॉपिक हमने आज के इस वीडियो में बताया है ये आपको आसानी तरीके से समझ में आए होंगे। अदरवाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पे नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें, हमारी फैमिली को, हमारी इस छोटी से यूट्यूब चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है, तो आप ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स की, केमिस्ट्री का हमने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, हिंदी का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। वहाँ से अगर आप चाहें तो क्लिक करके अपने अच्छे तरीके से सभी स्टडी कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में आप ज़रूर ज्वाइन हो जाएंगे, जहाँ पर आपको बेहतर आपको बोर्ड एग्जाम के प्रति तैयारी कराई जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का, और इंस्टा पे में फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।